नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हमारे साथ हैं एन के सूद साहब, नरेश कुमार सूद। नमस्कार। रॉकेट प्रमुख रहे हैं कई देशों में, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह में। आज हम लोग बात करते हैं सूद साहब से और देश की जनता को, दुनिया को बताना चाहते हैं कि आखिर मोदी साहब, नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म का शपथ ग्रहण लेने के बाद क्या करने जा रहे हैं बड़ा। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को बार बार बताते रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे अगर बदतमीजी करोगे। उसका असर दिखने लगा है सूद साहब। पाकिस्तान तो छोड़ जी, दिया बच्चा समझ के साइड में, लेकिन चाइना से तैयारियां शुरू हो रही कि चाइना जैसा करेगा वैसे ही करेंगे। और मोदी साहब को प्रधानमंत्री पद की तीसरे शपथ ग्रहण समारोह हुए, अभी 2-3 दिन 4 दिन हुए हैं, और वो नजर आने लगा है चीन और भारत को लेकर, खासतौर लद्दाख में, उधर अपना चाइना बॉर्डर पे। डोकलाम के बाद तिब्बत। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट, पहला डेवलपमेंट है। आप डिटेल में बताएं क्योंकि आप एक रॉ ऑफिसर होने के नाते सब कुछ जानते हैं। देखिए, तिब्बत के ऊपर भी हमने बहुत सी गलती की है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी चाइना गए थे और वहां जाके बोल दिया उन्होंने कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। उनको उम्मीद थी कि चाइना भी बॉर्डर जो इशू है उसको रिजॉल्व कर देगा, लेकिन चाइना ने कहा सिर्फ जो सिक्किम है दैट इज पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब सिक्किम को इंडिया का पार्ट मान लिया है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है, लेह लद्दाख है, जिसको वो अपना पार्ट मानता है कि ये साउथ तिब्बत का पार्ट है, उस पर अभी भी क्लेम करता है, तंग करता है इंडिया को और हमेशा से तंग करता रहा है। देखिए, चाइना की एक पॉलिसी है इंडिया को तंग करने की शुरू से। 62 के अंदर उसने अनप्रोवोक्ड वॉर स्टार्ट किया इंडिया के साथ, जबकि हम तैयार नहीं थे, हमारी फोर्सेस नहीं थे वहां पे। बहुत से हमारे लोग मारे गए और ये सारे मारे गए एज सिटिंग डक, क्योंकि ना तो इनके पास आर्म्स थे, ना एमुनिशन था इनके पास, ना डिप्लॉयमेंट थी। तो चाइना आया, मार के चला गया, कोई बात नहीं। 65-7 में जब चाइना ने फिर ऐसी कोशिश की तो 80 सोल्जर हमारे मारे गए और 400 चाइना के मारे गए। उसके बाद चाइना ने डोकलाम किया। उसने सोचा कि मैं अब मोदी साहब जब पावर में आए तो मोदी साहब की 5 बार विजिट हुई थी चाइना की पहले टेन्योर में, और टोटल 11 उनकी मीटिंग्स हुई थी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। और मोदी को था कि चाइना समझ जाएगा, दोस्ती से इंडिया के साथ रहेगा, ट्रेड हमारी चल रही है और हमारे साथ रिलेशन अच्छे रहेगा। लेकिन चाइना की पुरानी आदत है, वो सोचता कि इंडिया कमजोर है। जैसे उसने जवाहरलाल नेहरू को धोखा दिया, उसने सोचा कि मोदी को भी ऐसा धोखा दे देंगे। लेकिन मोदी किसी भी तरीके से अनअवेयर नहीं रहते, हमेशा चौकन्ने रहते हैं। 2 आंखें सामने है तो 4 उनके पीछे हैं। तो चाइना के हर एक मूवमेंट को देख भी रहे थे और वॉच कर रहे थे, साथ में एक्शन भी ले रहे थे। पीएम मोदी जब पावर में आया तो जो इंडिया की पॉलिसी थी चाइना को लेकर के वो थी लुक ईस्ट, लेकिन पीएम मोदी ने उस पॉलिसी को चेंज कर दिया एक्ट ईस्ट, यानी कि चाइना के साथ हम देखेंगे नहीं, एक्शन भी करेंगे। और चाइना ने जब डोकलाम किया 2008 में, नहीं 2017 में, 17 तो मोदी ने उनका जवाब दिया, अपनी सेना वहां भेज दी। तो वहां पे 78 डेज तक हमारा स्टैंड ऑफ रहा, क्योंकि डोकलाम पार्ट है तिब्बत भूटान का, लेकिन हम भूटान की सिक्योरिटी देखते हैं। और अगर वो ढोकलाम पे आ जाते हैं, सड़क बना लेते हैं, तो चाइना बड़ा नजदीक आ जाता है इंडिया पे, और वो आ जाता है जो ट्राई जंक्शन है भूटान, सिक्किम और तिब्बत का। और यहाँ से हमारा जो चिकन नेक है उसको टारगेट कर सकता था, क्योंकि चिकन नेक है यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और उनकी तोपों की फायरिंग में आ जाता। और साथ में 15 किलोमीटर चौड़ा है चिकन नेक। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट कभी भी चाइना काट सकता है। जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान चाइना का वार हो तो इंडियन फोर्सेस वहां खड़ी हो गई और उसके बाद ये स्टैंड ऑफ खत्म हो गया। लेकिन बात थी कि क्या हम तैयार थे चाइना को काउंटर करने के लिए? तैयार हम बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि हमारे पास आर्म्स एमुनिशन थे नहीं, हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार नहीं थी। जो उनको रिक्वायरमेंट थी वो चीजें नहीं दी उनको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। मोदी ने आके प्रिक्योरमेंट तो शुरू की, लेकिन तब तक कुछ प्रिक्योर नहीं कर पाए थे। थोड़े से आइटम प्रिक्योर किए थे, लेकिन चाइना को पता नहीं था कि हमारी वीकनेस क्या है, और चाइना ने स्टैंड ऑफ खत्म कर दिया। लेकिन अगर चाइना यहाँ पे लड़ाई शुरू करता तो चाइनीज फोर्सेस को आसपास के हिल के ऊपर हमारी सेना ने घेर लिया था और उनकी तबाही हो जाती वहां पे। चलो अच्छी बात है, टल गया। 2020 में भी चाइना ने कोशिश की लेह लद्दाख में घुसने की, वहां पे हमारी फोर्सेस उनके सामने खड़ी है पिछले 4 साल से। लेकिन अब क्या है कि हमको हरास कर रहा है। चाइना हमको हर एक तरीके से हरास करता है, पाकिस्तान के मिलिटेंट को सपोर्ट करता है,
जब यूएन में जाते हैं उनके हम जाते हैं यूएन के अंदर मिलिटेंट को ब्लैकलिस्ट करने के लिए, तो चाइना उसको रोक देता है, वीटो लगा देता है। चाइना पाकिस्तान को की सीपीसी बना रहा है जो पास करती है इंडियन एरिया यानी कि पीओके गिलगित बाल्टिस्तान से। वो भी एक दिक्कत की बात है। हम उस पर कमेंट्स तो देते हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं लेते। हमारा स्टैंड ऑफ क्या हुआ कि हमने बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिया लेह लद्दाख में, और चाइना को डर लगा कि अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो हमें भी कभी भी अटैक कर सकता है, हमारे को काउंटर कर सकता है। और हम इवन चाहे लेह लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया पीएम मोदी के आने से पहले। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर इवन अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमने 8 एएलजी बनाई है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, जहां पे हमारे एडवांस एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, इवन ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट वहां लैंड कर सकते हैं और सप्लाई दे सकते हैं। अदरवाइज ये टोटल जो एरिया से कट ऑफ रहते थे हमसे। फिर हमने वहां पे बोफोर गन्स लगा दी, बहुत सी जगह पे हमारे फाइटर प्लेन स्टैंडिंग है वहां पे खड़े हैं। तो चाइना को चिंता तो है इंडिया से। फिर हमने G20 की समिट की जो हमने अरुणाचल प्रदेश में भी की, तो चाइना कुछ कर नहीं सका। लेकिन चाइना हमको नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स की थोड़ा तंग भी करता है, जो इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट बैठे उनसे भी तंग करता है, और राहुल गांधी जैसे जो कांग्रेस के लीडर है उनसे मिलकर के इंडिया को परेशान करता है। वो चाइना की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, चाइना को सपोर्ट करते हैं, और जो चाइना कहता है वो राहुल गांधी कहते हैं और करते हैं। लेकिन अब जब तिब्बत के ऊपर इन्होंने मार्च 2024 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगह के नाम चेंज किए, चाइनीज नाम दे दिए उनको। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आप इससे क्या फर्क पड़ता है, रियलिटी तो चेंज नहीं होगी ना इससे, लेकिन अगर हम भी तुम्हारी जगह के नाम चेंज करते तो क्या करोगे तुम। और अल्टीमेटली पीएम मोदी ने इसकी तैयारी कर ली थी। अदरवाइज हम चाइना को छेड़ते नहीं थे, चाइना से डरते थे, घबराते थे। लेकिन जब से हमने चाइना को फेस ऑफ करना शुरू किया, चाइना हमसे डरने लगा। और इंडिया ने क्या किया, पीएम मोदी ने कहा जब थर्ड टाइम में आऊंगा तो मैं ये 30 जगह के नाम चेंज कर दूंगा जो तिब्बत के अंदर है, और उन्होंने करके दिखा दिया। मीडिया के अंदर 30 नाम दे दिए, जो भी नाम रिलीज किए जाएंगे कुछ दिन के अंदर। और इससे क्या है कि जो हम फर्स्ट टाइम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं, तिब्बत का इशू उठा रहे हैं। अगर इंडिया तिब्बत का इशू उठाएगा तो बाकी कंट्रीज भी इंडिया के साथ खड़ी होंगी। और यूएस ने पहले ही चाइना को चैलेंज कर दिया कि तिब्बत के ऊपर कुछ एक्शंस लिया जाए, वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। तो इंडिया ने बेसिकली देखा जाए तो चाइना की वन चाइना पॉलिसी उसको चैलेंज कर दिया, और अब इंडिया और ज्यादा ऑफेंसिव हो गया चाइना के खिलाफ। जबकि हमारी चाइना से ट्रेड हो रही है, $110 बिलियन की ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में, और हमारा कभी आपस में वार नहीं हुआ 62 के बाद या 67 के बाद। सिर्फ जून 2020 में चाइनीज जो फोर्सेज हैं या पीएलए है उन्होंने इंडियंस के ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि वहां पे गोली चलाने की परमिशन नहीं है किसी को, ये आपस में एग्रीमेंट किया हुआ। तो हमने भी उन पर काउंटर अटैक किया, उन्होंने 20 मारे थे, हमने उनके 100 मार दिए। लेकिन अब जो हमने काम किया या कि मोदी ने काम किया कि हमने इनको तिब्बत के ऊपर चैलेंज किया है और चाइना की वन तिब्बत पॉलिसी को चैलेंज कर दिया है, तो इंडिया का बड़ा ऑफेंसिव एक्शन है। आप देखिएगा इसके बड़े सीरियस इम्पैक्ट्स होंगे, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। चाइना घबराएगा, परेशान होगा, लेकिन चाइना की हिम्मत नहीं है कि इंडिया पर अटैक कर दे, ना इंडिया की हिम्मत है कि चाइना पर अटैक कर दे, क्योंकि दोनों बड़ी पावर हैं, और अगर दोनों की लड़ाई होती है तो दोनों की ट्रेड डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अब हम चाइना को टिट फॉर टैट कर रहे हैं, यानी कि जैसा तू कहेगा जैसा तू करेगा वैसा हम करेंगे, जैसे को तैसे वाली बात। सर तो वही बात है कि हाँ, आपने एक बात बीच में उठाई सूद साहब कि अटल बिहारी वाजपेयी जब चाइना गए थे और वहां थोड़ी सी जाने अनजाने गलती हो गई। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कूटनीतिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ रखने वाला इंसान चाइना से जाने अनजाने कहीं भूल चूक कर सकते हैं? देखिए वाजपेयी तो बड़ी गलतियां की हैं, एक गलती नहीं की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई राजा हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे रूलर हो, उसका जो मेन इश्यू होता है अपने एडवाइजर्स को चुनना। इंदिरा गांधी के जो एडवाइजर्स थे बेस्ट थे उस टाइम पे। 3 उनके एडवाइजर थे, फॉरेन सेक्रेटरी जो एक फॉरेन इश्यूज के ऊपर एडवाइस करते थे, धर की बात कर लीजिए, TN कौल साहब की बात कर लीजिए, और RN कौल जो रॉ के चीफ थे, तीनों के तीनों कश्मीरी थे। मोदी के जो एडवाइजर हैं आप देख लीजिएगा, अजीत डोवाल जो पूरी समझ रखते हैं और पूरे तरीके से ऑफेंसिव एक्शन लेते हैं। एस जयशंकर, मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूं, एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी ऑफेंसिव है।
तो वाजपेयी की प्रॉब्लम क्या थी कि वाजपेयी के जो एनएसए थे ब्रजेश मिश्रा, वो कांग्रेस समर्थक थे। उनकी लड़की सोनिया गांधी की कंपनी में काम करती थी, अब भी काम कर रही होगी मुझे ये नहीं पता। और साथ में उन्होंने वाजपेयी को एक बार धोखा नहीं दिया, बहुत बार धोखा दिया। और बहुत से इनके और एडवाइजर थे अटल बिहारी वाजपेयी के, जो उनको मिसलीड करते थे। देखिए, वाजपेयी अच्छे आदमी थे, वाजपेयी फॉरेन पॉलिसी को समझते थे। लेकिन वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो एक बार चाइना गए थे, और जब चाइना गए तो चाइना ने उस टाइम पे तिब्बत पे अटैक कर दिया। चाइना का यही तरीका है, दूसरे को इंसल्ट करना, दूसरे की बेइज्जती करना। और वाजपेयी इस चीज को शायद समझ नहीं पाए, या चाइना पॉलिसी के ऊपर वाजपेयी का फेलियर था, या उन्होंने सोचा कि हम कर देंगे तो वो भी अच्छे से करेंगे। तो जब देखिए दूसरी तरफ, जब चाइनीज प्रीमियर इंडिया के अंदर आए थे पीएम मोदी के इलेक्शन के बाद, शायद 2015 की बात है, तो वहां पे बॉर्डर के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर चाइनीज सोल्जर्स एक पोस्ट के अंदर इंडिया के टेरिटरी में घुस गए। 200 के करीब सोल्जर थे। तो पीएम मोदी उनसे झूला झूल रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने ये इशू नहीं उठाया। लेकिन वहां पे इंडियन जो फोर्सेस थी, ट्रिपल यानी कि कम से कम 600 की फोर्सेस वहां पे एयर ड्रॉप कर दी गई, और चाइनीज वापस भाग गए। तो पीएम मोदी कूटनीति जानते हैं, पीएम मोदी जानते हैं कि दुश्मन से कैसे डील करना है और दोस्तों से कैसे डील करना है। लेकिन वाजपेयी यहाँ पे बहुत गलतियां कर चुके हैं, बहुत गलतियां नहीं की तो उन्होंने। वाजपेयी को तो सर अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद में समझदार थे, ठीक है, जी लेकिन जो चौकड़ी उनके पास थी एडवाइजरों की, उनके जो सलाहकार थे, वो कमअकल थे या फिर कहीं डबल माइंडेड थे, ये था मतलब नहीं, वाजपेयी जी का नहीं वहां पे कोई वो नहीं, आप ये कहें। नहीं, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पीएम की है ना, कुछ भी कहिए। मैं जो कोई वाजपेयी को बड़ा प्रेस करता हूँ, उनसे बहुत बार मिला हूँ। इंदिरा गांधी को जब भी प्रॉब्लम होती थी तो दो लीडर्स को बुलाती थी वो, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक चौधरी चरण सिंह, जो कई पॉलिटिक्स के अंदर फायदा नहीं उठाते थे जो भी बात होती थी, और नेशनलिस्ट थे। वाजपेयी जैसा नेशनलिस्ट कोई दूसरा नहीं है। देखिए, जब राजीव गांधी पीएम थे तो वाजपेयी को उन्होंने भेजा यूएन के अंदर भाषण देने के लिए, इंडिया को डिफेंड करने के लिए। और वाजपेयी ने वहां जाकर के स्पीच दी, हिंदी में स्पीच दी थी पहली बार, और ये इंडिया को प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने ये नहीं किया कि हम अपोजिशन वाले हैं तो हम ऐसे करेंगे। उन्होंने राजीव गांधी के साथ उनका साथ दिया, पूरे देश का समर्थन दिया उनको, और पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि यहाँ पे अपोजिशन और हम एक हैं, और एक दूसरे के साथ साथ खड़े हुए हैं। तो वाजपेयी बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट थे। लेकिन दूसरी बात कहूंगा कि वाजपेयी पोएट भी थे, वो पॉलिटिशियन कम थे। जब हमें यहाँ पे फॉरेन करेंसी का प्रॉब्लम हो गई, पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के पीएम थे, और जब मनमोहन सिंह ने उसे कहा कि हमारे पास तो 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रह गया, तो सोचने लगे, क्योंकि नरसिम्हा राव कोई जल्दी डिसीजन नहीं लेते थे। जब और नेक्स्ट डे उन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाया, कहा कि अपनी जो करेंसी है इसको डिवैल्यू कर दो। मेरे को लगता है कि शायद उस टाइम पे 17 रुपए का था हमारा डॉलर, और उसको 25 रुपए कर दिया। अच्छी डिवैल्यूएशन की थी, और इंडिया ने उसके बाद कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। तो मनमोहन सिंह ने जब उनसे पूछा कि आपने इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले लिया, तो वाजपेयी ने कहा कि मैंने वाजपेयी साहब से बात की है, और वो मान गए कि हम इसका कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाएंगे, और हमने इसको करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, और इंडिया उस टाइम पे बच गया। देखिए, वाजपेयी की मैं उस पर कोई वो नहीं उठा रहा कि वाजपेयी उंगली साहब नहीं उठा गलत रहे, काम उनकी करते थे। काबिलियत पे उंगली नहीं है। मैं काबिलियत पे उंगली नहीं उठा रहा, एडवाइजर्स पे। देखिए, जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो उनको पता था कि जो मेरे एडवाइजर्स हैं या जो भी मेरे साथ काम करेगा, हो सकता है कि वो मेरा साथ ना दे, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई ब्यूरोक्रेट होते हैं वो सेफ खेलते हैं कि कल सोनिया गांधी आ जाएगी तो विंडिक्टिव होगी। और मोदी को ये पता था। मोदी पहले टेन्योर के अंदर फॉरेन घूमते रहे, फॉरेन घूम करके अपने रिश्तों को कंसोलिडेट करते रहे, इंडिया की पोजीशन को बढ़ाते रहे। साथ में इन्होंने एक कुछ और ऐसे काम किए थे, जैसे ट्रेड बढ़ाते रहे, बिजनेस करते रहे, डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदते रहे, लेकिन इंटरनल अफेयर्स में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब सेकंड टेन्योर स्टार्ट हुआ और पीएम मोदी पीएम बन गए, तो उसके बाद पीएम मोदी ने क्या किया? पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 हटा दिया, राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया। उनको पता था, और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे जो भी लोग हों जो इंडिया के अंदर पोजीशन रखते हैं कि अब मोदी आ गए हैं 5 साल रहेंगे, तो किसी ने मोदी को धोखा देने की बात नहीं की, और पूरा सपोर्ट किया। तो इसीलिए अगर पहले टेन्योर के अंदर राम मंदिर का इशू उठाते तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इशू आ जाते, कुछ प्रॉब्लम होती। तो मोदी ने पूरा सोच समझ के और पुरानी हिस्ट्री को देख करके काम किया। सर लेकिन अभी मोदी वाजपेयी के जी को, साथ, जी सर, जी जी, हाँ नहीं, आप अभी बात करिए। मोदी अभी मोदी जी को
अपने तीसरे टर्म की शपथ लिए हुए प्रधानमंत्री पद की 3-4 दिन गुजरे हैं और इतने में ही चाइना को सबक सिखाने के लिए किसी न किसी तरीके से उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले तिब्बत में 30 जगहों के नाम बदलने की घोषणा कर दी पब्लिकली। ऐसा नहीं कि अंडर प्लानिंग है। तो सवाल ये है कि क्या दूसरे टर्म के एंड से ही ये प्लानिंग चल रही थी जो इन्होंने तुरंत डिक्लेयर कर दी तीसरे टर्म की शपथ लेते ही प्रधानमंत्री पद की? देखिए, अगर पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी ने पिछले अगले 20 साल तक की प्लानिंग कर रखी है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। पीएम अच्छा। मोदी बड़े अच्छे प्लानर है। देखिए, अब पीएम मोदी बात करते हैं 2047 की या 45 की, क्या जी। रीजन है, किस इश्यू बात करते हैं, वो यही जी। है कि बेसिकली जी। पीएम मोदी की पूरी प्लानिंग है, क्या करना है। वो ये नहीं है कि इमीडिएट डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग पहले है और जब मौका लगता है तो उसके उसके ऊपर चौका इम्प्लीमेंट मार कर देते देते। हैं। हाँ, तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इन्होंने पहले ही सोचा हुआ था कि चाइना को कैसे काउंटर करें, और इनको था कि मैं अगर अच्छी पोजीशन में आऊंगा, पावर में आऊंगा, तो मैं और ज्यादा स्ट्रांगली बात करूंगा। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पीएम मोदी को अच्छी सीटें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। उससे कुछ इम्पैक्ट तो हुआ है, फर्क तो पड़ा है, लेकिन मोदी तो मोदी है, पावर में रहेंगे तो लेकिन काम करेंगे। चाइना के मुंह पे कालिक पोतने के लिए तो मोदी कमजोर नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। बीइंग ए देखिए, प्राइम मोदी मिनिस्टर। नेशनल इश्यूज पे, मोदी को जो नेशनल इंटरेस्ट की बात है उस पर कोई कमजोर नहीं है। मोदी ने जो करना वो करेंगे, जो करना चाहिए वो करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि जो पीएम मोदी का जो डिसीजन अब का नहीं है, ये पहले का डिसीजन था, और ये इन्होंने रखा था कि जब मैं पावर में आऊंगा तो ये काम करूंगा, और आ गए तो इन्होंने काम कर दिया। अभी तो पाकिस्तान के से बड़ा हिसाब करना है, उसको शायद हम अगले जो अपना वीडियो बनाएंगे उस पर बात एपिसोड करेंगे में कि बात पाकिस्तान करेंगे। से कैसे टैकल किया जाएगा, है नहीं। सर, ये 30 जगह जो नाम बदले जा रहे हैं, इनका कितना असर, सीधा असर चीन की छाती पे जाके पड़ेगा? देखिए, चाइना बहुत सेंसिटिव है तैवान और तिब्बत के बारे में। हमने अगर तिब्बत का इशू छेड़ दिया तो चाइना की छाती में छेद हो जाएगा और चाइना फड़फड़ाएगा इसके ऊपर, क्योंकि हमने आज तक चाइना को छेड़ा नहीं। चाइना इंडिया को तंग करता था, बॉर्डर में घुसता था और हम कुछ नहीं करते थे। चाइना इंडिया को परेशान करता था, सी के अंदर भी और बाकी तरीके से भी, हम कुछ कर नहीं नहीं तो पाते थे। छेड़ अभी भी नहीं रहा। छेड़ता हमेशा चाइना था, लेकिन इस बार छेड़ता भारत ने वही ये है, किया कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें अगर छेड़ोगे बिल्कुल। तो। देखिए, चाइना क्या कहता था कि हमारी पीएलए खड़ी है बॉर्डर पर, तो आप इसको पेनिट्रेट करके दिखाओ। तो हमारे लीडर्स ने कहा उनको कि हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारे एरिया में घुसने की, तुम्हारी हिम्मत है तो जो हमारी फोर्सेज है उनको क्रॉस करके दिखाओ। चाइना की हिम्मत नहीं पड़ी, और चाइना को पता है कि उसके सोल्जर कमजोर हैं, लड़ाई कर नहीं सकते। दिखाने के लिए उनकी आर्मी स्ट्रांग है, दिखाने के लिए उनकी नेवी स्ट्रांग है, लेकिन इंडियन आर्मी के साथ खड़े नहीं हो सकते। देखिए, एक इंसिडेंट हुई थी शायद 2023 में कि चाइनीज सोल्जर घुस गए तवांग में, जो इंडिया का पोर्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और जब यहाँ पे घुस गए तो इंडियन फोर्सेस ने उनको पकड़ लिया और 100 से ज्यादा चाइनीज को बंदी बना लिया। 2 दिन के बाद उनको छोड़ा गया जब हाई लेवल पे इंटरवेंशन हुई। पहले हम कभी चाइनीज सोल्जर को पकड़ नहीं सकते थे, छेड़ नहीं सकते थे, उनको देख करके तो हमारी आर्मी भाग जाती थी। आर्मी इसलिए भागती थी, उनको ऑर्डर नहीं था। लेकिन अब आर्मी को है कि जब आए तो काउंटर कर लो, चेक कर लो, पकड़ लो, तो पकड़ लिया। अब चाइना की हिम्मत नहीं होती इंडिया के अंदर घुसने की। और जब आपका जून 2020 के अंदर हमारे सोल्जर्स के साथ लड़ाई हो गई थी, हमारे 20 सोल्जर मारे गए, तो इंडिया के 2 वारशिप्स मलक्का स्ट्रेट में चले गए। और जब वहां पे पहुंचे वारशिप, क्योंकि वहां से हमारा अंडमान निकोबार पास है और वहां पे हमारी ट्राई सर्विस की बेस भी है, तो पहुंच गए तो चाइनीज कुछ स्पाई शिप इंडियन ओशन में था, और उनको देख करके चाइना ने ऑर्डर किया कि उसको वापस बुला लो, क्योंकि अगर इंडिया के 2 वारशिप वहां खड़े हो जाते तो चाइना के सारे शिप्स को रोक सकते थे। वहां पे इंडिया का कंट्रोल है और चाइना की ट्रेड भी रोक सकते थे। तो चाइना इसलिए इंडिया से घबराता है और कोशिश करता है कि इंडिया को घेरने की। लेकिन अब मोदी के होते हुए चाइना इंडिया को घेर नहीं पाएगा, ना घेरेगा। हम हर एक चीज का जो जोर से जवाब देते हैं, सख्ती से जवाब देते हैं। अब हमारे वारशिप गए हुए हैं साउथ चाइना सी के अंदर, कुछ कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं चाइना के बैकयार्ड पे, और चाइना को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं, अगर तुम हमारे एरिया में घुसोगे तो हम तुम्हारे एरिया में घुस जाएंगे। तो टिट फॉर टैट चल रहा है, जैसे पहले उन्होंने तिब्बत के ऊपर बात की है। देखिए, यूएस ने भी चाइना को चैलेंज किया था कुछ हफ्ते पहले तिब्बत के ऊपर, और अब पीएम मोदी ने डायरेक्ट एक्शन ले लिया। तो इससे क्या है कि चाइना घबराएगा और एक इशू तिब्बत का इंटरनेशनल हो जाएगा। चाइना अगर यही पॉलिसी अडॉप्ट करेगा मोदी के खिलाफ, तो मोदी उनको बैंग बैंग करके मारेंगे। इसका सर अमेरिका
आपने बीच में लाए यूएस के लिए, जी। तिब्बत में 30 नाम बदले जा रहे हैं और चाइना तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका सर कहाँ खड़ा होगा, हम लोग एक बात के अंत में ही चीज जानना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका हमेशा इंडिया के साथ है इस इशू के ऊपर। आज से नहीं, हम बहुत साल पहले से इंडिया और अमेरिका मिलकर काम करते थे चाइना के ऊपर, तिब्बत में। हमारी एजेंसीज भी मिलकर काम करती थी। और अमेरिका को जब से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो चाइना से प्रॉब्लम है। बाकी उनकी समझ थोड़ी कम है कि बार-बार कभी निज्जर का इशू उठाते हैं, कभी पुन्नु का इशू उठाते हैं, इंडिया को भी टारगेट करते हैं। लेकिन अगर क्वाड बना है तो चाइना को काउंटर करने के लिए बना है और इंडिया का उसमें सबसे अहम रोल है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि इंडिया चाइना से वार करे और इंडिया वार नहीं करेगा चाइना से जब तक चाइना इंडिया को अटैक नहीं करेगा, और चाइना की हिम्मत नहीं है कि इंडिया को अटैक करे। अगर चाइना इंडिया को अटैक करता है तो उसकी इंडियन ओशन के अंदर ट्रेड बंद हो जाएगी। 80% उनका जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन से पास करते हैं और इंडिया को पूरा कंट्रोल है इंडियन ओशन में। लेकिन अमेरिका इंडिया के साथ है इस इशू के ऊपर, लेकिन अमेरिका डिपेंडेबल नहीं है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया तैवान वार में भी साथ जाए उनके, और इंडिया अवॉइड करता है। जब हमारा स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ था यूएस के साथ, चाइना के साथ, तो उस टाइम पे यूएस ने हमको B-52 बॉम्बर्स ऑफर किए थे कि आप लो, हम आपके यहाँ स्टेशन करते हैं। तो इंडिया ने मना कर दिया कि हम क्यों लें, तुम्हारे बॉम्बर लेकर के हम चाइना पे अटैक करें और हम इन्वॉल्व हो जाए वार के अंदर। तो इंडिया ने मना कर दिया कि हमें आपके बॉम्बर्स नहीं चाहिए, हमने आप टैकल करने की जो भी सिचुएशन होगी। तो अमेरिका जरूर इंडिया के साथ है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि चाइना को चेक किया जाए, कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो बाइडेन एक कमजोर प्रेसिडेंट है, इसलिए जो काम करना वो कर नहीं पाते, वो रशिया की तरफ घूम जाते हैं, कभी और चले जाते हैं, तो इससे दिक्कत होती है। बट अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा होगा। उनकी पॉलिसी भी यही है कि चाइना को काउंटर करना, क्योंकि चाइना का जो नंबर 1 एनिमी है वो है यूएस। लेकिन सर, अमेरिका का इतिहास उठा के देखा जाए तो अमेरिका से बड़ा दुनिया का कोई गद्दार नहीं है। वो काल पात्र समय के हिसाब से दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना के इस्तेमाल करता है और उसका फेंक देता है, लेकिन साथ किसी के नहीं खड़ा होता है। यूक्रेन वॉर देख लीजिएगा सर, अफगानिस्तान, ईरान के सब चीज देख लीजिएगा। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को भी जो है वो रोटियां डालता है। तो अमेरिका सबको पालता है और इस्तेमाल करता है। तो क्या भारत सर चाइना के मुद्दे पे अमेरिका पर विश्वास आंख मूंद के कर सकता है? नहीं, हम अमेरिका पे भरोसा नहीं कर रहे। हम जो एक्शन ले रहे हैं अपने दम पे ले रहे हैं। हमने जो भी काम किया अपने दम पे किया, स्टैंड ऑफ किया तो अपने दम पे किया है, डोकलाम पे चाइना को चैलेंज किया तो अपने दम पे किया। और अगर हम आज चाइना को चैलेंज कर रहे हैं तिब्बत के ऊपर, तो अपने दम के ऊपर। हम अमेरिका की मदद नहीं मांग रहे। अमेरिका को जरूरत है तो साथ आए, नहीं आए तो हम खुद सफिशिएंट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए। तो यही मोदी की पॉलिसी है। यानी कि कुल मिला के सर, मोदी साहब ने तीसरे बार पद की जो शपथ ली है प्रधानमंत्री पद के भारत के, उसमें अगर सबसे बड़ा कोई कदम उठाया है तो चाइना के ऊपर मच्छरदानी जाल लगाने का, तिब्बत में 30 नाम बदलने के जरिए। यही आप कहना चाहते हैं सबसे बड़ा मोदी का थर्ड टर्म की शपथ लेने के बाद? शुक्रिया राव साहब। नरेंद्र कुमार सूद साहब थे रॉ के चीफ हमारे, बहुत अनुभवी, जो चाइना और हिंदुस्तान के बदले हुए रिश्तों पे, हालातों पे बात कर रहे थे परिपक्वता से। पॉलिटिशियन नहीं है, रॉ के अफसर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने सर समझाया है ना, वो अपने आप में बड़ी बात है। शुक्रिया सूद साहब। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।